very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi and this is my YouTube channel. So today we will be starting with part 4 of Unit 5 of BPCC 101. The unit sounds like thinking and language. I would also love to mention one thing that previously I had posted three parts of this particular unit, part 1, part 2 and part 3 in the playlist of BPCC 101 IGNOU. Okay, तो उसके बाद ना I just forgot to post these two parts, the part 4th and part 5th of this particular unit, which I am posting right now. If you there would be like between it and the parts, दोनों तरीके की parts के बीच में ना थोड़ा सा gap आ चुका होगा because I forgot to post them. One of the subscriber basically reminded me and now I'm posting them. So you need to see that I would be linking those parts in the description box. वहां पे से आप पिछले पार्ट्स देख सकते हैं, बाकी कंटेंट आप प्लेलिस्ट और बाकी कोर्सेज भी आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल से. And that's all for it, the information. And I would be providing you quality educational sessions with interactive and explanative slides and sessions and all those things. You can like, if you like my work or if you find it helpful, you can like, subscribe and share. Also, you can join my Telegram channel for the PDFs of the sessions and other updates. You can comment me down, or you can post your mail, or you can post your doubt in the doubt form. Okay, that's all for it. Now let's start with the part. And तो आज हम इस पार्ट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं अपना जो है ये दो टॉपिक, दैट इज डिसीजन मेकिंग एंड कॉग्निटिव एरर्स इन डिसीजन मेकिंग. कि जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं वो क्या होता है और उसके अंदर हमारे कौन कौन से एरर्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर कॉग्निशन. ओके, मेंटली हम कौन कौन से एरर्स कर देते हैं, तो एक तो ह्यूरिस्टिक्स और एक बायसेस. ठीक है, तो ये आज हमारा फोकस रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद इट एंड सी व्हाट इज डिसीजन मेकिंग. सो डिसीजन मेकिंग इज बेसिकली choosing among the alternatives among already known solutions. Basically आपके सामने ना solutions आपको पता है, बस the need is that you need to choose, you need to select among the alternatives. आपको उसके pros and cons, merits, demerits, future में उस particular decision के बाद क्या changes आ सकते हैं, you need to basically analyze its consequences and then you need to choose among the alternatives. वो सारे जो alternatives होंगे वो आपके solutions तो होंगे, ठीक है, वो सारे सॉल्यूशंस होंगे, वो सारे जितने भी आपको चॉइसेस दी जाएंगी वो सारे आपके जो है सॉल्यूशंस होंगे. बट यू नीड टू वाइजली सेलेक्ट वन अमंग ऑल द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स. इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग. ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वंस पर्सनालिटी. एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका एक्सपीरियंस, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, these all elements influences our decision making ability. ये हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे स्तर तक इन्फ्लुएंस करने की पूरी पूरी क्षमता रखते हैं. ठीक है, ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, इट इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस. ये आपके माइंड में चलता है. इट इज अ मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस टू इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव्स एंड चूज आउट. जिसके अंदर आप सारे ऑल्टरनेटिव्स, जो भी आपको चॉइसेस दी गई हैं, उनको आप इवैल्यूएट करोगे, समझोगे और उसमें से एक चूज कर लोगे, कोई भी जो आपको पॉसिबली करेक्ट लगता है वो. ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर. प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर में ही एक ही टाइप है जिसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग. राइट, आई होप आपको बहुत ही ब्रीफली समझ में आ चुका होगा. अब हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है ना, जो पूरा प्रोसेस है, उसको हमें बेसिकली प्रपोज किया गया था बाय ल्यूनेनबर्ग इन 2010. ठीक है, इसका जो पूरा प्रोसेस है, वो कैसे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, कौन कौन सा स्टेप होता है, सब कुछ हमें ल्यूनेनबर्ग ने इन 2010 हमें प्रोवाइड करा था. इसके अंदर आप देखते हैं कि आप जो है
डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें 6 स्टेप्स मिलेंगे एंड यू कैन रीस्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेप इफ यू फाइंड इट नेसेसरी कि आपका कोई भी एक स्टेप भूल गए हैं या फिर स्किप हो गया है, गलत था इन डिसीजन मेकिंग, तो आप दोबारा से पूरा पूरा साइकिल रिपीट करके अपना डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है फुलफिल कर सकते हैं। तो आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर 6 स्टेप्स मिलते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे आपको जो है, क्योंकि इसमें इतना जानने की कोई वो आवश्यकता नहीं थी, तो जो है इसको ऐसा इस बेसिकली फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझा दिया गया है और इसमें ब्रीफ ब्रीफ है, आप इसको अपने आंसर्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, अब आपको पहले एक चीज, एक जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझनी है इस पूरे प्रोसेस की, कि ये ना 6 स्टेप है। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव, इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, choosing an alternative, implementing the decision, evaluating decision effectiveness, और अब फिर से then you can repeat it, you can repeat the cycle। ये पूरी साइकिल है जो चलती रहेगी, it will move on, it will go on। आपको देखना है कि कौन से स्टेप में आपको गलती हुई है, वहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप पूरा का पूरा दोबारा प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये साइकिल फॉर्मेट में है, 6 स्टेप्स हैं, आप कभी भी इनको दोबारा दोबारा घुमा सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है जिसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, तो यहाँ पे बताया जाता है कि आपको जो है जो प्रॉब्लम है पहले आपको वो समझनी है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स द टास्क, व्हाट्स द प्रॉब्लम, राइट। अब हम देखोगे कि आप सेकेंड स्टेप के अंदर जो भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड चॉइसेस आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके पास पॉसिबल सॉल्यूशन एज अ सॉल्यूशन ऑल्टरनेटिव है क्या क्या, कि आपको पता है प्रॉब्लम ये है, आपने समझ लिया, यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम इन योर अराउंड योर सराउंडिंग्स और इन अराउंड योरसेल्फ। तो अब आपको उसके पॉसिबल ऑल्टरनेटिव समझने हैं, ओके, यू विल जनरेट देम। फिर देन यू विल बी इवेलुएटिंग द ऑल्टरनेटिव, जो भी आपको पॉसिबल सॉल्यूशंस लगते हैं आप उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करोगे, उनको असेस करने की कोशिश करोगे एज पर इट्स कॉस्ट बेनिफिट, कि उसमें कितना कॉस्ट बेनिफिट है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, सब कुछ आप देखोगे। देन यू वुड चूज एन ऑल्टरनेटिव, अब आप चूज करोगे, सेलेक्ट बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव इन दिस पर्टिकुलर स्टेप। ठीक है, फिर आपका आता है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। आप क्या करोगे, एक्शन टेकिंग स्टेज है, क्योंकि आप यहाँ पे जो अपने सेलेक्टेड पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, लागू करोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे लास्ट स्टेप में, इवेलुएट डिसीजन मेकिंग। अब आप अपने डिसीजन को इवेलुएट करोगे कि हाँ भाई ये आई हैड लाइक चोज्ड अ पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव, आई हैव अप्लाइड इट आफ्टर इवेलुएशन, नाउ व्हाट्स द बेसिकली result, right? What's the effectiveness of the decision that I had took? अगर आपको लगता है कि आपका डिसीजन में थोड़ी बहुत अभी भी ऊपर नीचे 19-20 का डिफरेंस है, then you would be modifying as per the requirements. This is the complete process of decision making regarding a particular task or particular event. ठीक है, अब ना जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ना एक कॉग्निटिव टास्क है जो माइंड के अंदर चलता रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर एरर्स भी होते हैं, एरर्स इन द सेंस यहाँ पे आपको बहुत सारे, कभी कभी आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, आप गलत डिसीजन ले दोगे, तो ये जो कॉग्निटिव एरर्स जो आपको देखने को मिलते हैं इन डिसीजन मेकिंग, अब हम ये समझेंगे, राइट। सो लेट्स सी इट। सो सी, ये फिर से फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको दिखा दिया है, दैट ब्रेन रिसीव्स न्यूमरस इंफॉर्मेशन। आपके ब्रेन को ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है प्रोसेस करने के लिए। तो आपके जो ब्रेन है उसके अंदर जो माइंड है, उसके अंदर जो मेंटल प्रोसेसेस है, वहाँ पे जो कॉग्निशन है, उसके ऊपर लोड पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जब आप एक पर्टिकुलर इवेंट में होते हो, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में होते हो। एक टाइम पे आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आप अपने अंदर नहीं डाल रहे हो, बहुत सारी, हर एक फीचर, टेक्सचर, लाइट, ठीक है, इंफॉर्मेशन, डेटा वगैरह सब कुछ आप अपने अंदर जो है अपने माइंड के अंदर लेके जाते हो। ठीक है, तो वहाँ पे जो है आपको कॉग्निटिव लोड देखने को मिलता है। ठीक है, इसको, ये जो कॉग्निटिव लोड है ना, इसको हमारा माइंड है ना अनकॉन्शियसनेस में, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस मतलब हमें बिना अवेयर कराए, बिना हमें पता कराए, without making us aware of the fact, they will unconsciously try to manage it using mental formula।
यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि अब दिमाग के ऊपर लोड पड़ चुका है, कॉग्निटिव लोड है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो माइंड होता है, उसको आप देखोगे कि अपना जो माइंड होता है उसमें 3 लेवल होती है, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, तो उसमें से अनकॉन्शियसनेस जो होता है ना, वो इसको हैंडल करने की कोशिश करता है यूजिंग मेंटल फॉर्मूला। तो ये जो मेंटल फॉर्मूला है ना, ये हेल्प करता है कि आपका डिसीजन मेकिंग बहुत ही जल्दी हो जाए। पर कभी कभी मेजरली आपको देखने को मिलेगा जब आपका अनकॉन्शियस माइंड अगर आपकी इंफॉर्मेशन को समझता है या हैंडल करने की कोशिश करता है यूजिंग मेंटल फॉर्मूला, तो आप इनकरेक्ट कंक्लूजन्स भी दे देते हो, आप इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग में भी फंस जाते हो, और इसी को हम कहते हैं कॉग्निटिव एरर। ठीक है, यहाँ पे आप इनकरेक्ट डिसीजन लेते हो। अब आपको ये दो चीजों से दिखता है, एक तो आप ह्यूरिस्टिक के फॉर्म में डिसीजन को गलत ले लेते हो, या फिर आप बायसेस की वजह से अपना जो है डिसीजन गलत उठा देते हो। तो अब हम एक एक करके इनको समझेंगे कि ह्यूरिस्टिक क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। राइट, सो लेट्स सी व्हाट्स द टर्म और व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ह्यूरिस्टिक, जो एक कॉग्निटिव एरर है। ठीक है, ये क्या अपना एक कॉग्निटिव एरर, इसकी वजह से हमारा जो डिसीजन था वो रॉन्ग लिया गया, रॉन्ग डिसीजन टुक प्लेस बिकॉज ऑफ ह्यूरिस्टिक। तो ह्यूरिस्टिक ना एक मेंटल शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट है, एक इजी रास्ता है जल्दी अपने डिसीजन को कंप्लीट करने का। इट रिड्यूसेस मेंटल एफर्ट नीडेड टू मेक डिसीजन। जो डिसीजन बनाने में आपका एफर्ट लगने वाला था उसको थोड़ा सा कम कर देता है, वो बहुत कम भी कर देता है। इट ट्राइज टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, उनको सिंप्लीफाई करके हमें देता है। फास्ट एंड एक्यूरेट वे टू अराइव एट अ कंक्लूजन। ठीक है, फास्ट और बहुत हद तक एक्यूरेट वे हो जाता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की हेल्प से काम करता है, और ये हमारे कॉग्निटिव लोड को भी डिक्रीज करता है। ये लेकिन ये भले ही बहुत टाइम पे एक्यूरेट डिसीजन देता है, पर कभी कभी ना ये फ्लो प्रोसेस भी बन सकता है। जिस टाइम पे ये फ्लो प्रोसेस बन जाता है, फ्लो मतलब यहाँ पे कभी कभी गलती भी हो सकती है। हमेशा एक्यूरेट और जल्दी आपको डिसीजन मिलेगा, वो हमेशा करेक्ट होगा, एक वाइज डिसीजन होगा, ये गारंटी ह्यूरिस्टिक आपको नहीं देता। तो ह्यूरिस्टिक एक फ्लो प्रोसेस भी हो सकता है जिसके अंदर आप इनकरेक्ट डिसीजन ले देते हो। आपको पता है कि जो आपको सॉल्यूशंस मिले हैं या फिर ऑल्टरनेटिव मिलते हैं ना, वो सारे बेसिकली वो सारे आपके ऑप्शंस होते हैं, वो सही ऑप्शंस होते हैं, सॉल्यूशंस ही होते हैं, पर आपको वाइजली उसको सिलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए आपको जरूरी होता है कि आप बहुत ही समझ के साथ, टाइम के साथ करो। तो ह्यूरिस्टिक की वजह से वहां पे इनकरेक्ट डिसीजन हो सकता है, बहुत बड़े चांसेस होते हैं कि बिकॉज ऑफ ह्यूरिस्टिक अ पर्सन कैन टेक अ रॉन्ग डिसीजन। इट कैन प्रमोट, ह्यूरिस्टिक ना एक टाइम पे आपके स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडाइसेस को भी इंक्रीज कर सकता है, उनको प्रमोट कर सकता है। प्रेजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं वो आपके रॉन्ग बिलीव्स होते हैं किसी भी समुदाय, किसी भी अदर पर्सन, किसी भी इवेंट, किसी भी बिहेवियर के बारे में। आपके जो गलत व्यूज होते हैं जो कि एथिकली सही नहीं होते, आप स्टीरियोटाइप्स होल्ड करने लग जाते हो किसी भी इंसान के बारे में, अपने बारे में, अपने क्वालिटी, कोई भी चीज के बारे में। तो ये ह्यूरिस्टिक आपको चांसेस ऐसे प्रोवाइड कर देगा कि आपके अंदर स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडाइसेस इंक्रीज होने लग जाएंगे, जो कि हमारे लिए वो सही नहीं होता है। क्योंकि जब आप प्रेजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स को अपने अंदर रखते हो, डिसीजन लेते हो, तो आप रॉन्ग डिसीजन के बहुत ज्यादा निकट पहुंच जाते हो, करीब पहुंच जाते हो, और आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी बेसिकली पर्सनालिटी वगैरह सब कुछ खत्म हो जाती है उसकी वजह से। पीपल यूजेस मेंटल शॉर्टकट्स टू कैटेगराइज पीपल। हम क्या करते हैं कि हम ना कैटेगराइजेशन जल्दी कर देते हैं लोगों की। हम मेंटल शॉर्टकट्स यूज करते हैं, उनको ना अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं अपने दिमाग से, अपने अपने जो अपने बिलीव्स हैं उनके हिसाब से। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, देयर आर मेनी और चांसेस दैट यू विल ओवरलुक द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। और इसकी वजह से क्या होता है, आप बहुत है आपको मेंटल शॉर्टकट्स लेते हो, आप इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट थी, जो इम्पोर्टेंट थी वहां पर, आप उसको स्किप कर देते हो, ओवरलुक कर जाते हो। तो it basically heuristics create stereotype categories and it is not a reality. ह्यूरिस्टिक आपको जो है स्टीरियोटाइप्स, कैटेगरीज वगैरह में, लाइक इंडिविजुअल्स को, इवेंट्स को कैटेगराइजेशन करने में वो कर देता है इन्फ्लुएंस, और उसकी वजह से आप रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हो। ठीक है,
तो ह्यूरिस्टिक ना अपने पास 4 तरीके का होता है. द वेरी फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव, देन अवेलेबिलिटी, देन फ्रेमिंग इफेक्ट्स एंड देन एंकरिंग एंड एडजस्टिंग ह्यूरिस्टिक. ये सारे ह्यूरिस्टिक आपके डिसीजन मेकिंग को खत्म कर देते हैं, गलत कर देते हैं, इनकरेक्ट डिसीजन आपको जो है लाके देते हैं. ठीक है, अब एक एक करके इनको थोड़ा थोड़ा जनरली समझ लेते हैं. ठीक है, सो रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक जो था वो एक मेंटल शॉर्टकट है. हमें पता है कि ह्यूरिस्टिक अपने आप में मेंटल शॉर्टकट है. तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक है वो एक मेंटल शॉर्टकट है टू जज अबाउट अ प्रोबेबिलिटी टू मैच ट्रेट्स टू वंस मेंटल प्रोटोटाइप. मतलब आपने ना एक स्टैंडर्ड लाइक ट्रेट, ट्रेट मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक सोचती है किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट के अंदर कि हाँ भाई ये तो ये स्टैंडर्ड साइज है. आपने वो स्टैंडर्ड चीज अपने दिमाग में बना लेते हो कि आप ना उसको अपने स्टीरियोटाइप्स की वजह से बिल्कुल फिक्स कर लेते हो कि ये जो चीज होगी ना बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए. और फिर आप ना जज करते हो कि कोई भी आपको एक सैंपल मिलेगा तो आप ये जज करोगे कि वो उस स्टैंडर्ड या फिर आइडियल फॉर्म में कितना मैच करता है और उसको कैटेगराइज कर देते हो कैटेगरी के अंदर. तो यहाँ पे जो आप कैटेगरीज बनाते हो वो नॉर्मली सिमिलैरिटी के बेसिस पे बनाते हो, वो कितना मैच करता है. अगर अब मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल में लेती हूँ मॉडल्स को, जो अपने ये ब्यूटी शॉप वगैरह में डिजाइनिंग वगैरह में मॉडल्स होते हैं. तो हम ना स्टैंडर्ड ये बना देते हैं, हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि जो मॉडल्स होती है ना वो लंबी होती है, उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होता है, उनको इंग्लिश आती है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और वो बहुत ही उनका पोस्चर बहुत अच्छा होता है और बेसिकली वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होती हैं. और मतलब ये सारे आप ना कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके एक स्टैंडर्ड दिमाग में बना लेते हो कि हाँ भाई अगर मॉडल का टर्म आएगा या फिर कोई भी ऐसा आर्टिस्ट का एक्ट्रेस का आएगा तो मेरे दिमाग में तो यही पिक्चर बनेगी. ठीक है, फिर आपको ना कोई भी विजुअल बोल दे कि मेरे को ना एक्ट्रेस बनना है तो आप जज कर दोगे एक सेकंड में. आप यू विल इंस्टेंटली जज द पर्सन. आप उसको जज करोगे अपने स्टैंडर्ड साइड से. आप कहोगे आप तो लंबे नहीं हो, आपका तो फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है, आपको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, आपका तो पोस्टर सही नहीं है. आप उसी टाइम पे जज कर दोगे और उसको कैटेगरी में बांट दोगे कि भाई ये तो लायक ही नहीं है, ये तो बन ही नहीं सकता. तो ऐसे आप जो है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक का आप जो है नॉर्मल लाइफ में रिपीटेटिवली आप यूज करते रहते हो. ठीक है, किसी ने बोल दिया भाई हमें तो ब्यूरोक्रेट बनना है और आपके दिमाग में तो भाई वो इमेज तैयार है पहले से. और आप फिर क्या करोगे, यू विल कंपेयर द पर्सन एंड यू विल जज द पर्सन on the basis of similarity and you will categorize the person that you are not capable of making of being a bureaucrat because you don't hold that characteristics. So these heuristics basically makes or promotes you to hold prejudices constantly throughout your life. It will make you basically lead to incorrect decisions in your life. ठीक है, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, इट जजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी इन वंस कॉग्निशन. कि एक पर्टिकुलर इवेंट या एक पर्टिकुलर जो फिनोमिना है वो कितना रिपीटेटिवली आपके आसपास आपके कॉग्निशन में हुआ. आपको पता है कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी, जो चीज जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली आपके कॉग्निशन में होती है आपके हिसाब से वो चीज एग्जिस्ट करती है, वो आप उसको करेक्ट मान लेते हो. इसकी वजह से क्या होता है, यू बेसिकली डोंट सी अदर ऑल्टरनेटिव्स. आप दूसरी चीजों को देखते ही नहीं हो, दूसरे एस्पेक्ट से चीजों को समझते ही नहीं हो. इट मेक्स यू जज एन आउटकम विच इज मोर फ्रिक्वेंटली अकरिंग एज करेक्ट. आप क्या सोचते हो जो ज्यादा बारी अकर हो रहा है वो ज्यादा करेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचते हो फ्लाइंग के बारे में, आपको जो है ट्रैवल करना है और आपको जो है उड़ के जाना है, मतलब एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर में, ऐसे मतलब इस मीन्स के थ्रू आपको जो है प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना है. आप जो है फ्लाइंग के बारे में समझते हो और फिर आपको ना बहुत सारे एयरलाइन एक्सीडेंट्स याद आ जाते हैं और वो बहुत फ्रिक्वेंटली हुए, मतलब आपको बहुत सारे याद आ जाते हैं. फिर आप क्या जज करोगे कि भाई ये तो बड़ा डेंजरस है एंड क्या करोगे कि लास्ट में अपना डिसीजन कैंसिल कर दोगे. आप दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं देखोगे. you will not see other alternatives or other side of the aspect कि फ्लाइंग के बहुत सारे सक्सेसफुल फ्लाइट्स भी हुई हैं, ऐसे थोड़ा होता है. ठीक है, द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, आपके पास ना मतलब पूरी इंफॉर्मेशन होती है पर आप ना सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देखते हो
जो कि बार बार ही हुई हो, रिसेंटली हुई हो, जो फ्रीक्वेंट होती हो, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो, जो विविड हो, जो नेगेटिव हो। आप सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पूरी इंफॉर्मेशन को नहीं समझते, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को समझते हो, वो भी इन कैरेक्टरिस्टिक्स वाली को, और अपने डिसीजन ले लेते हो, और फिर आप फंस जाते हो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक के अंदर। राइट, आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट भी एक तरीके का अपना ह्यूरिस्टिक है। इसके अंदर ये ना बेसिकली जस्ट अ सेकंड, इट्स अ टेंडेंसी टू इंटरप्रेट सेम और कॉमन मैसेज डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू हाउ इट वाज प्रेजेंटेड और एक्चुअली फ्रेम्ड। हम क्या करते हैं, हमें ना एक इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, कोई भी मैसेज दिया जाता है, वी आर तो प्रोन कि भाई हम तो उसको अलग से ही इंटरप्रेट करेंगे। वी वुड नॉट इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन एज द वे इट वाज गिवन, we would be using our prejudices, we would be implementing our beliefs to understand the message। हाँ, वो बहुत ही कॉमन मैसेज है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसको उस हिसाब से फ्रेम ही नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं जिस हिसाब से वो दिया गया था। आप उसके ओरिजिनल सेंस में उसको समझते नहीं हो, अपनी इंटरप्रिटेशन, अपने बिलीफ्स को वहां पे पहले इन्फोर्स करते हो, और उसकी वजह से आपका डिसीजन जो है गलत हो जाता है। राइट, तो ये होता है फ्रेमिंग इफेक्ट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है अपने पास एंकरिंग एंड एडजस्टिंग ह्यूरिस्टिक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, आप एक ना डिसीजन लेते हो, और यू स्टार्ट विद द रेफरेंस पॉइंट्स, और फिर ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना, जहां से जिस बेसिकली आप एक बेसिस चुन लेते हो, एक बेसिस पे, एक रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे आप जो है अपना डिसीजन ले देते हो। फिर ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना, ये एंकर बन जाता है, और इवेलुएट करने लग जाते हो अपने डिसीजन को, एडजस्ट करने लग जाते हो नई इंफॉर्मेशन के साथ। आपको जो है, जब आप एक डिसीजन लेते हो तो आप एक बेसिस के, एक रेफरेंस पॉइंट से शुरू करते हो, लेकिन जब न्यू इंफॉर्मेशन आएगी तब भी आप उसी रेफरेंस पॉइंट पे अटके रह जाते हो। आपको जो है अपने डिसीजन मेकिंग को नई इंफॉर्मेशन के हिसाब से, नए हिसाब से उसको जज करना, डिसीजन लेना था, बट यू आर ऑलरेडी जस्ट फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर बेसिस, एक ही पॉइंट पे, एक ही बेसिस पे अटके पड़े हो, आगे मूव ऑन नहीं कर रहे इंफॉर्मेशन के अराइवल के साथ साथ। इसकी वजह से इट प्रिवेंट्स one's ability to accurately interpret new and potentially relevant information. It basically makes you it will basically prevent you, it will stop you to basically interpret new information and the relevant information, because you are already stuck, you are already on the previous basis, आप पिछले बेसिस पे अटके पड़े हो, आप उससे आगे आ ही नहीं पा रहे हो। तो ये अपना है एंकरिंग एंड एडजस्टिंग ह्यूरिस्टिक्स। अब अपना आता है नेक्स्ट, जो एक कॉग्निटिव एरर है, हमारे कॉग्निटिव एरर जो कि डिसीजन मेकिंग को खराब करता है, गलत करता है, दैट इज बायसेस। बायसेस जो होते हैं ना, वो हम अपने दिमाग में बेसिकली वो डिस्टर्ब या डिस्टॉर्ट, मतलब वो गलत बिलीव्स अपने दिमाग में पहले से फिक्स कर लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को समझने से पहले। ठीक है, बायसेस ना बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग को। तो इसके भी चार टाइप्स आप देख लीजिए। पहला है इल्यूजनरी कोरिलेशन। इसमें क्या होता है कि आप अनरियलिस्टिक कंसिडरेशन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, कोई आपको दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं, आपको दो इवेंट मिल रहे हैं, आप उनके बीच में एक रिलेशनशिप को डेवलप कर लेते हो जो कि रियल में है ही नहीं। राइट, जजमेंट मेड फ्रॉम ऑलरेडी थॉट स्टीरियोटाइप्स, अपने दिमाग में आपके पास जो पहले से प्रायरली जो आपके अंदर जो स्टीरियोटाइप्स हैं, आप उसके बेसिस पे जजमेंट कर देते हो, और ये एक इंडिविजुअल की ओवरऑल थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है उनकी प्रॉपर्टीज को देखकर। ठीक है, सेकंड जो बायस है वो है ओवर कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर आप जो है अपनी जजमेंट को, अपने चीजों को ज्यादा रिलायबल समझते हो, अपने ऊपर ज्यादा ओवर एस्टिमेशन लगा देते हो, और उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस और इन सारी चीजों के ऊपर भी बेसिकली इम्पैक्ट पड़ता है। overestimates reliability of one's judgment over his or her potential performance and success। Basically, आप जो है सिर्फ आप क्या करते हो ना, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, और रियलिटी में जो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इवेंट का पोटेंशियल था, परफॉर्मेंस थी, सक्सेस रेट था, उनको देखते नहीं हो, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजन मेकिंग कर देते हो। हिंडसाइट बायस में क्या होता है कि आपको न्यू इट ऑल अलोंग इफेक्ट बेसिकली वाला फिनोमेना है। आप क्या करते हो, इट्स अ टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट वंस एबिलिटी टू हैव foreseen द आउटकम। आप जो है
जो रियलिटी है, जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उससे ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर देते हो। ठीक है, आप क्या करते हो व्हेन समवन्स प्रिडिक्शंस कम ट्रू, किसी की प्रिडिक्शन ना, किसी ने कोई प्रिडिक्शन करी कि हाँ भाई अनुमान लगाया और वो सही हो गया गलती से, अब आप क्या करोगे, आप हमेशा ना उसको ओवर एस्टिमेट करके रखोगे, प्रिडिक्शन को ऊपर रखोगे, रियलिटी को नीचे रखोगे। मिस्टेक और मिसकंसेप्शन दैट वन possesses special insight in predicting or claiming an outcome। आप यहाँ पे हमेशा मिस्टेक करते रहोगे, मिसकंसेप्शन होल्ड करोगे, गलत आपके अंदर जो बिलीव सेट हो जाएंगे किसी भी एक पर्टिकुलर क्लेम या प्रिडिक्शन के बारे में। लास्ट है अपना कंफर्मेशन बायस, जो कि बेसिकली इट अकर्स व्हेन वन सीक एविडेंसेस टू कंफर्म द प्रीवियस बिलीव्स। बेसिकली यहाँ पे आप क्या करते हो, अपने बार बारी जो है बिलीव्स को पिछले जो आपने बिलीव्स अपने अंदर रखे हैं उनके लिए एविडेंस ढूंढते रहते हो। भले वो बिलीव्स गलत हो सकते हैं, वो स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं, वो प्रेजुडाइसेस हो सकते हैं, पर आप एविडेंस ढूंढोगे अपने बिलीव्स को करेक्ट प्रूव करने में। The tendency to search only for information that will confirm one's initial hypothesis and to overlook और इग्नोर अदर इंफॉर्मेशन। आप सिर्फ उस इंफॉर्मेशन तक अपने फोकस को केंद्रित रखते हो जो कि आपकी हाइपोथेसिस को या फिर आपकी आइडिया को ट्रू साबित करने में लगे रहोगे, लेकिन आप रियलिटी को नहीं चेक करोगे। And that was all for today, guys. And if you found the session helpful in any sense, you can like, subscribe, and share. And join my Telegram channel and check out the description box once for sure. And that's all for today, guys. Stay tuned. Take care. Bye bye.